हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं महेंद्र गौतम, अध्यापक आरडी मेमोरियल शिक्षण संस्थान धौरहरा। आज मैं आप लोग को दिस और दैट का प्रयोग पढ़ाना चल रहे हैं, जो प्राइमरी के या जूनियर तक के स्टूडेंट्स के लिए बहुत आवश्यक है। तो चलिए कि आज दिस और दैट को पढ़ाना चल रहे हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आपको हम दिस का प्रयोग पढ़ाएंगे। THIS, दिस। दिस का मतलब होता है ईयर। ध्यान दें, दिस माने ईयर। देखिए, जब किसी चीज को आप वह एक वस्तु हो और निकट हो, दूरी पर नहीं, निकट हो, तब उसको अगर आप संकेत के लिए इशारा करेंगे तब यह कहेंगे। जैसे एक कलम मेरे पास से देख रहे हैं, मैं इसको अपने पास रखा हूं, कहेंगे यह एक कलम है। अगर यही दूर हो जाएगी तो उसे यह नहीं कहेंगे, बल्कि वह कहा जाएगा। तो इसीलिए जब निकट की कोई एक वस्तु रहेगी तो उसको संकेत करने के लिए जब आप इशारा देंगे तो उसे दिस कहा जाता है। इसीलिए बताया गया दिस का मतलब पियर। देखिए, दिस का मतलब पियर होता है। देखिए, ध्यान दें, जब कोई एक वस्तु निकट या पास हो तो उसे संकेत के रूप में दिखाने पर इसका प्रयोग होता है। इसका प्रयोग होगा। ध्यान दें, जब कोई वस्तु निकट हो तो उस समय उसको जब आप दिखाएंगे तो जो इसको दिखाएंगे संकेत के रूप में, जब संकेत के रूप में उसको दिखाएंगे तो नजदीक की रहेगी तो उसे दिस कहा जाता है। देखिए ना, जब कोई एक वस्तु निकट या पास हो तो उसे संकेत के रूप में दिखाने पर इसका प्रयोग, इसका मतलब दिस का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दें, जैसे एक वाक्य देखते हैं, जैसे लिखा है एग्जाम्पल देखें। जैसे लिखा है, यह एक पुस्तक है। देखिए, यह का मतलब निकट है, तो यह जब आया तब इसकी अंग्रेजी लिखी जाएगी दिस इज ए बुक। दिस इज ए बुक। ऐसे ही और भी रहेंगे, जैसे लिखा है, यह एक साइकिल है। देखो, यहां भी वस्तु एक है और निकट बताई जा रही है, तो हो जाएगा दिस इज ए बाइसिकल। साइकिल को अंग्रेजी में बाइसिकल कहा जाता है। तो ध्यान दें, यह है तो दिस का प्रयोग करेंगे, और यह प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल में है तो उसके साथ इज का प्रयोग, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है। निकट की एक वस्तु रहेगी तो उसका प्रयोग जब आप अंग्रेजी में करेंगे तो दिस लिखेंगे, क्योंकि वह निकट पाई जाती है। अगर निकट ना हो के दूर हो तब दिस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये तो रहा दिस का प्रयोग। एक दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं। लिखा है, यह एक कुर्सी है। यह एक
कुर्सी है, तो हो जाएगा दिस इज ए चेयर। और ध्यान दें, हिंदी में वाक्य पूरा हो जाएगा तो उसके लिए पूर्ण विराम लिखेंगे, और अंग्रेजी में पाई न लिख करके बिंदु लिखा जाएगा जिसे फुल स्टॉप कहा जाता है। तो यह तो रहा दिस का प्रयोग। तो आइए चलते हैं देखते दैट का प्रयोग। देखिए अब है दैट, DHAT, दैट। दैट का मतलब होता है वह। देखिए अब तक आप लोगों ने देखा यह, अब आ गया वह। आप स्वयं सोच लीजिए, अगर आप किसी एक वस्तु को दिखाएंगे संकेत के रूप में तो आप उसे यह नहीं कहेंगे बल्कि वह। तो जब वह आ गया, इससे पता तो चल गया कि यह नजदीक नहीं है। जब दूर है तो वह कहेंगे, तो वह को अंग्रेजी में दैट लिखते हैं। ठीक है, जब दैट आ गया तब दैट की अंग्रेजी हिंदी वह हो गई। तो इसमें देखिए, जब किसी वस्तु को दूर से संकेत किया जाए, तो वह के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। दैट का प्रयोग किया जाता है। देखिए, हमने बताया था जब निकट होगी तब तो दिस करेंगे, जब दूर आ गई तो वहां किसका प्रयोग करेंगे? दैट का। आप स्वयं सोच लीजिए, अगर आप दूर किसी चीज को दिखाने के लिए अब वहां कोई चीज रखी गई है तो उसको अगर कहेंगे यह, तब तो वह काम नहीं कर रहा है, बल्कि वह कहेंगे। इसीलिए दूर की वस्तु के लिए दैट का प्रयोग किया गया है। तो इसका एग्जाम्पल देखते, जैसे इसका एग्जाम्पल है सेम ऐसे ही दैट का एग्जाम्पल, लेकिन यही है कि नजदीक के लिए दिस का प्रयोग करेंगे और दूर के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल। देखें, ध्यान दीजिए, दिस और दैट में आपको जूनियर से लेकर के प्राइमरी स्तर, चाहे जिस स्तर पर देखो, यह आपको बुक में कहीं न कहीं हर पाठ में आपको मिलेगा। यह कितना आवश्यक है आप स्वयं सोच लें। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल है इसका दैट का एग्जाम्पल। दैट का एग्जाम्पल लिखा है, जैसे लिखा है, वह एक मोटरसाइकिल है। वह एक मोटरसाइकिल है। देखिए, यह था तो नजदीक बताया गया, तो वहां दिस का प्रयोग किया गया। अब दूर हो गया है तो वह कहेंगे, जिसकी अंग्रेजी दैट लिखी जाएगी। तो हो जाएगा दैट इज ए बाइक। बाइक लिखो या मोटर साइकिल भी लिख सकते हो, चाहे बाइक लिखो या मोटरसाइकिल। तो दैट का प्रयोग हुआ। एक दूसरा एग्जांपल इसका देखते हैं। देखिए, वह एक कुआं है। वह एक कुआं है। कुआं है, देखिए कुआं की अंग्रेजी होती है वेल, WELL, जिसकी अंग्रेजी होगी दैट इज ए वेल। देखो, वेल माने अच्छा भी होता है, लेकिन यहां वेल माने कुआं, बेल नहीं कहेंगे, वेल। और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे लिखा गया है, वह एक हाथी है। वह एक हाथी है। तो ध्यान दीजिए, वह कहने की आपको मैंने बताया दैट, दैट के बाद इज का प्रयोग प्रेजेंट चल रहा है, लेकिन अब ध्यान देना है ए का प्रयोग आपको पढ़ाया भी गया है, फिर भी देख लें। ए
ELEPHANT। लेकिन केवल ए से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर एन का प्रयोग किया जाएगा। अब एन का प्रयोग क्यों किया गया ये देखिए, पहले भी आपको पढ़ाया गया था। देखिए स्वर, स्वर को अंग्रेजी में वावेल कहते हैं, वावेल्स। वावेल्स के अंतर्गत ए, ई, आई, ओ और ये 5 अक्षर आते हैं। और एक दूसरा होता है व्यंजन। व्यंजन को अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स के अंतर्गत आते हैं बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ये बचे हैं 21 और ये कितने हैं 5। तो ध्यान दीजिए कि अब स्वर और व्यंजन को भी आपको देखना होगा। यहाँ पर तो ए का प्रयोग किया गया, लेकिन यहाँ पर ऐन का इसीलिए प्रयोग किया गया कि जब कभी किसी शब्द या कोई वस्तु है उसका पहला अक्षर इन 5 में से एक मिल रहा हो। जैसे आप लोगों ने देखा यहाँ ई इसमें है और ई एलिफेंट से भी शुरू होता है। तो जब ई यहाँ से मिल रहा है तब वहां एक के लिए एन का प्रयोग करेंगे। केवल ई ही नहीं, ए, ई, आई, ओ, यू ये जितने मिल रहे हैं सभी अगर पहले इसमें से कोई पहले आ जाएगा तब वहां एक के लिए एन का प्रयोग करेंगे। और इसके अलावा इसको देखें, यहाँ पर डब्ल्यू आया हुआ है, डब्ल्यू के साथ ए का प्रयोग किया गया, क्योंकि इसमें तो मैंने बताया ए का प्रयोग एन का प्रयोग करेंगे, यहाँ बताया इन 5 के साथ एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब इन 5 को छोड़ दे रहे हैं तो 21 बच रहा है, बी, सी, और इन 5 को छोड़ दीजिए 21 बचे, क्योंकि 26 अक्षर होते हैं। तो 21 अक्षर जब ये इनमें से कोई पहले चाहे जो भी आए, जैसे डब्ल्यू आया हुआ है, यहाँ डब्ल्यू आया है और यहाँ भी डब्ल्यू वेल माने कुआं आया है, तो वेल आया है, यहाँ डब्ल्यू मिल रहा है, इसीलिए यहाँ एक के लिए ए का प्रयोग करेंगे। और यहाँ ई मिल रहा है, यह स्वर से आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर एक के लिए एन का प्रयोग करेंगे। तो ये तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसमें। जैसे लिखा गया है वह एक संतरा है, संतरा है। देखिए अब संतरा की अंग्रेजी क्या होगी जरा ध्यान दें। संतरा की अंग्रेजी होती है ऑरेंज। देखिए ऑरेंज का पहला अक्षर इन 5 में से इसे मिल रहा है हो, तो यहाँ पर अगर एक लिखा जाएगा तो अंग्रेजी में एक के लिए एन का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, दैट इज एन ऑरेंज। हाँ तो देखिए आपको ए और एन भी क्लियर हो गया है और आपको दिस और दैट भी क्लियर हो गया है। तो ए का प्रयोग कहाँ करेंगे, जब स्वर से शुरू हो किसी शब्द का अक्षर तब वहां एन का प्रयोग करेंगे। जैसा कि एलिफेंट ऑरेंज पढ़ाया गया, जब व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट से शुरू होगा तब वहां का पहला अक्षर इनमें से आएगा तो वहां एक के लिए ए का प्रयोग किया जाएगा। तो ये तो रहा ए और एन का प्रयोग। तो बच्चों ध्यान दें कि ए कहाँ और एन कहाँ। और इसके अलावा अभी भी कुछ ऐसे हैं जहां पर इनके आने के बाद, जैसे इन 5 में से कोई ऐसे आएंगे तो वहां एन का प्रयोग नहीं भी किया जाएगा, लेकिन इसको अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा। अभी इसमें बताया जाएगा तो हो सकता है दिक्कत हो जाए आपको। तो देखिए दिस और दैट तो क्लियर हुआ, दिस और दैट तो क्लियर हुआ। तो फिर एक बार देखते हैं, दोनों को मिलाते हुए देखते हैं। अगर एक वचन दोनों के लिए, एक वचन को अंग्रेजी में बोलते हैं सिंगुलर, 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 सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। अभी आपको केवल एक वचन पढ़ाया गया, बहुवचन नहीं पढ़ाया गया है। जब यह दिस का और दैट का प्रयोग पढ़ाया जा रहा है तो एक वचन ही रहेगा, बहुवचन उसमें नहीं आएगा।
अगर आपको इसके आगे पढ़ाएंगे तो चले देखते हैं। अब आपको पढ़ाने चल रहे हैं, ये तो सिंगुलर का रहा, जितने एग्जाम्पल बताए गए सभी सिंगुलर के पढ़ाए गए, क्योंकि सिंगुलर का मतलब किसी एक वस्तु एक व्यक्ति के लिए एक स्थान के लिए संबोधित किया जाए तो वह सिंगुलर होता है। तो चलते हैं अब आगे देखते हैं। अब दिस और दैट तो पढ़ लिए, अब इसका प्लूरल देखते हैं। प्लूरल, प्लूरल का मतलब होता है प्लूरल, प्लूरल का मतलब बहुवचन, बहुवचन। ध्यान दीजिए, दिस माने यह होता है, दिस माने होता है यह, दिस का को हिंदी में यह बोलते हैं। इसका बहुवचन होगा दीज, दिस का बहुवचन दीज होगा। दिस एक वचन में है और दीज बहुवचन, जिसको हिंदी में दीज, दीज का मतलब ए मतलब वस्तुएं, एक से अधिक वस्तुएं रहेंगी तो उसे ए संबोधित किया जाएगा। ध्यान दें, एक वचन है तो दिस का प्रयोग, और बहुवचन हो जाएगा तो दीज हो जाता है। अब दूसरा देखते हैं दैट भी। दैट, दैट का मतलब आपको पहले ही बताया गया, संकेत किया जाए दो, वह जिसको अगर इसका बहुवचन देखा जाए तो उसको कहेंगे दोज। दोज माने होता है दोज वे, वे ये भी वस्तुएं ही है, दोज माने ये भी वस्तुएं ही है। ध्यान दें, दोज, THOSE, दोज, दोज माने वे, और ये भी वस्तुएं ही होती हैं। मतलब अगर निकट हो एक वस्तु तो दिस, अगर वही कई वस्तुएं हैं तो दीज बोलेंगे। वैसे ही वह के लिए नजदीक है एक कोई वस्तु तो दैट बोलेंगे। अगर वही कई वस्तुएं हैं दूर वाले तो वहां दोज का प्रयोग किया जाएगा। तो दोज बहुवचन में आ गया तो बताया गया है कि एक वर्तमान काल में पुस्तकें हैं, ये पुस्तकें हैं, तो इस जिसकी अंग्रेजी होगी, देखो ये संकेत दिया जा रहा है तो हो जाएगा दीज आर, ये बहुवचन इसमें यस भी जुड़ जाएगा। अब हो जाए जैसे ए कलमें हैं, ये कलमें हैं, तब हो जाएगा दीज आर पेन। ये तो रहा दीज का। अब देखते हैं दोज का भी, जैसे लिखा है वे कुर्सियां हैं,
क्या हो जाएगा, दोज आर चेयर्स। क्योंकि देखिए दूर हो गए हैं तो दूर के लिए दोज का प्रयोग किया गया। फिर देखिए वे बकरियां हैं, बकरियां हैं, जिसकी अंग्रेजी होगी दोज आर गोट्स। ये तो रहा दिस, दैट, दीज और दोज का प्रयोग। तो बच्चों ध्यान दें कि अगर एक वचन रहता तो यहाँ यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन ये बहुवचन आ गया है, देख रहे हैं बहुवचन आ गया है, तो इसमें बहुवचन के कई रूल हैं, जिसमें कुछ ऐसे होते हैं जहाँ अंत में यस लगा दिया जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जहाँ यस, तो यहाँ केवल यस वाला बनाए हैं। अगली वीडियो में आपको उस फिर भी आगे चल करके मिलेगा कि एक वचन में कहाँ यस लगेगा, कहाँ ईएस लगेगा, कहाँ इनको छोड़कर कुछ और लगेगा, तो इसको अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए ठीक है, तब तक के लिए आप ध्यान दीजिए। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए ताकि और लोग देखें। चलिए ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।